बड़ी खबर आ रही है जहां पर 32 बड़ी अपडेट हम आप तक लेकर आए हैं। एक एक करके आपको सारी अपडेट देंगे। जहां पर पहली बड़ी खबर में देखेंगे कि गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल लगातार तीसरे दिन अपनी पार्टी से नाराज होकर अपने दफ्तर नहीं पहुंचे हैं और इसी के साथ कांग्रेस पार्टी ने भी इस मसले में एक बड़ा बयान देते हुए नितिन पटेल को 20 विधायक लाकर मुख्यमंत्री बनने के ऑफर के साथ ही गुजरात की सियासत को गर्म कर दिया है। दरअसल दोस्तों ये क्या खबरें आ रही है इसकी हम पूरी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाइए और हमारे साथ लगातार बने रहिए। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर लिख सकते हैं। हम आपको बता दें कि गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पटेल समुदाय का चेहरा माने जाने वाले उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल का अपने मुख्यमंत्री समेत बीजेपी के नेताओं के खिलाफ दर्द छलका था और उन्होंने कहा था कि मैं राजनीति में एक अलग किनारे पर खड़ा हूं और दूसरे लोग एक अलग किनारे पर खड़े हैं। जिसके बाद कांग्रेस पार्टी ने नितिन पटेल को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कहा कि आप 20 विधायक लेकर आइए और मुख्यमंत्री बन जाइए। जिसके बाद अब गुजरात की सियासत काफी ज्यादा अटकलों भरी दिखाई दे रही है। दरअसल दोस्तों लगातार तीसरे दिन विजय रूपानी उप मुख्यमंत्री के दफ्तर नहीं पहुंचे हैं और लगातार अपने कार्यालय से गायब दिखाई दे रहे हैं। जिसके बाद अब लगातार कयासों का दौर जारी है कि गुजरात के अंदर कुछ बड़ा सियासी ड्रामा हो सकता है। हम आपको बता दें कि एक और अपडेट सामने आई है जहां पर महाराष्ट्र के अंदर एक पहली बार बड़ी मिसाल बनते हुए दिखाई दे रही है, जहां पर बीजेपी के शासित नगर निकाय के अंदर CAA NRC के खिलाफ प्रस्ताव को पारित कर दिया गया है। नागरिकता संशोधन कानून के अंदर राज्यों के द्वारा प्रस्ताव पारित करने के बाद एक अपडेट सामने आई है जहां पर नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA NRC के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के शासित एक स्थानीय निकाय ने प्रस्ताव को पारित कर दिया है। कुल 27 पार्षदों वाले नगर निकाय के अध्यक्ष विनोद बोराडे ने बताया कि CAA NRC के खिलाफ यह प्रस्ताव 28 फरवरी को बिना किसी के विरोध के पूर्ण बहुमत से पारित हो गया और इसकी जानकारी अब जाकर मिली है। हम आपको बता दें कि बोराडे ने आगे कहा कि उन्होंने प्रस्ताव को पारित होने के लिए 2 दिन पहले बैठक बुलाई थी, जिसकी मांग NCP, कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम समुदाय के 7 पार्षदों ने की थी और इस बैठक के अंदर सर्वसहमति से प्रस्ताव को पारित कर दिया गया है। हम आपको बता दें कि NRC के मामले को लेकर ये पहली बार और एक अनोखा उदाहरण देखने को मिल रहा है, जहां पर नगर निकाय के बैठकों के अंदर भी नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया है। एक और जानकारी सामने आ रही है जहां पर CAA का विरोध करने वाले 5 विदेशियों को मोदी सरकार ने सुनाया है भारत छोड़ने का फरमान। एक तरफ संशोधित नागरिकता कानून को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, वहीं पर दूसरी ओर केंद्र सरकार ने भी कई मौकों पर यह साफ कर दिया है कि वह इसे वापस नहीं लेंगे। और इस बीच पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में रहने वाले अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने वाले इस कानून के विरोध में कई विदेशी भी सामने आए हैं। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ने इसे वीजा नियमों का उल्लंघन माना है और ऐसे में 5 विदेशियों को देश छोड़ने के लिए कहा गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने आज लोकसभा के अंदर एक लिखित जवाब में बातें बताई है। हम आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयुक्त के कार्यालय ने CAA पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर हस्तक्षेप याचिका दायर की है और ऐसे में जानकारी मंत्रालय की ओर से दी गई, जिसमें बताया गया है कि अब तक 5 लोगों को नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध करने की वजह से देश से बाहर जाने के लिए कहा गया है। और एक और अपडेट है जहां पर तेजस्वी यादव कन्हैया कुमार के साथ आए तो सियासत बिहार के अंदर बदल सकती है। दरअसल दोस्तों दिग्गज नेताओं के साथ साथ अब वरिष्ठ पत्रकार भी कहते हैं कि अगर कन्हैया कुमार, तेजस्वी यादव एक साथ आए तो बिहार की सियासत काफी ज्यादा बदली हुई दिखाई देगी। वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय कहते हैं कि कन्हैया और तेजस्वी यादव के साथ आने की अभी तक कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन राजनीति में कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता। अगर साथ आए तो महागठबंधन मजबूत स्थिति में आ सकता है और बिहार के अंदर एक बड़ा राजनीतिक डेवलपमेंट देखने को मिल सकता है। वहीं पर कन्हैया कुमार को लेकर उनका कहना है कि वामपंथी दल पूरी तरह से कन्हैया कुमार के नाम को लेकर एक्टिव हैं। दूसरी ओर RJD के लोग भी तेजस्वी यादव को अपने नेता के तौर पर देखते हैं और ऐसे में अगर कन्हैया कुमार, तेजस्वी यादव एक साथ चुनाव लड़ते हैं तो दोनों को फायदा पहुंचेगा। और ऐसे में प्रशांत किशोर को लेकर भी वरिष्ठ पत्रकार का कहना है कि उनको भी इनके साथ में ज्वाइन करना चाहिए। और एक और जानकारी आ रही है जहां पर दोस्तों किसानों का कर्ज माफ समेत 100 यूनिट बिजली फ्री, मुफ्त इलाज और कैलाश मानसरोवर यात्रा समेत 1 लाख रुपए तक की सब्सिडी का ऐलान झारखंड की सरकार ने कर दिया है। झारखंड के अंदर रघुवर दास सरकार जाने के बाद हेमंत सोरेन सरकार का पहला बजट मंगलवार को पेश किया गया, जिसमें 86,370 करोड़ रुपए के बजट में किसानों का कर्ज माफ करने के साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य पर फोकस किया गया है। वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उमराव ने बजट के अंदर 8 लाख रुपए तक की सालाना आय वाले लोगों के लिए, परिवारों के लिए मुफ्त इलाज और कैलाश मानसरोवर यात्रा समेत 1 लाख रुपए तक की सब्सिडी देने का ऐलान कर दिया है। वित्त मंत्री ने कहा कि 300 यूनिट तक की बिजली इस्तेमाल करने वाले लोगों को 100 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि जो लोग आयुष्मान भारत की योजना में नहीं आते हैं, राज्य सरकार उनका 5 लाख रुपए का अपनी तरफ से बीमा कराएगी। इस योजना के तहत राज्य के अंदर 92% आबादी स्वास्थ्य बीमा के दायरे में आ जाएगी। सरकार ने राज्य के सभी जिला के अंदर PPP मॉडल के आधार पर
डायलिसिस केंद्र बनाने की योजना तैयार की है। साथ ही 300 बिस्तर वाले कैंसर अस्पताल बनाने की घोषणा की गई है। पहले चरण में 1 साल के भीतर 100 बिस्तरों का अस्पताल तैयार करने की बात कही गई है और साथ ही साथ बेघरों के लिए अम्बेडकर आवास योजना चलाई जाएगी, जिसमें राज्य के अंदर बेघरों को आवास देने के लिए सरकार बाबा साहब अम्बेडकर योजना के तहत 5000 घर बनाएगी। इस योजना में वे लोग शामिल किए जाएंगे जो प्रधानमंत्री आवास योजना में नहीं चुने गए हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनने वाले मकानों के लिए 50,000 रूपए की अतिरिक्त राशि हेमंत सोरेन की राज्य सरकार देने वाली है। वित्त मंत्री की ओर से ये अपडेट आई है। हम आपको बता दें कि किसानों के कर्ज माफी को लेकर भी सरकार ने कहा है कि 2000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है और प्रधानमंत्री किसान फसल योजना में बदलाव करके झारखंड राज्य किसान राहत कोष बनाएगा। किसानों की उपज सुरक्षित रखने के लिए हर जिले में 2 कोल्ड स्टोरेज बनाए जाएंगे और पशुओं के उपचार करने के लिए मोबाइल चिकित्सा क्लिनिक की शुरुआत की जाएगी। धान उत्पादन और बाजरा सुलभता योजना भी तैयार की गई है। और एक और अपडेट सामने आई है जहां पर दोस्तों जब संसद के अंदर विपक्षी सांसदों ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को ट्रोल करते हुए कहा कि गोली मारो मिनिस्टर। हम आपको बता दें कि हाल ही के अंदर दिल्ली में हुए चुनाव के दौरान अपने बयान को लेकर लगातार सुर्खियों में है केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और सोमवार को राज्यसभा के अंदर विपक्षी सदस्यों के निशाने पर आ गए। सदन के अंदर विपक्षी दलों के सांसदों ने अनुराग ठाकुर को गोली मारो मिनिस्टर कहकर ट्रोल किया। जैसे ही वह मंत्री सदन में कुछ कागजात रखने के लिए खड़े हुए तभी उनका गोली मारो मंत्री के नारे के साथ स्वागत किया गया। कुछ विपक्षी नेताओं ने यहाँ तक कहा कि उन्होंने केवल उनका नारा ही दोहराया है। हम आपको बता दें कि दिल्ली के अंदर हुए विधानसभा चुनाव को लेकर अनुराग ठाकुर लगातार सभी विपक्षी नेताओं के निशाने पर है। और एक और अपडेट सामने आई है जहां पर दोस्तों एक बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिला है नागरिकता संशोधन कानून के सिलसिले में, जहां पर CAA के खिलाफ UNHRC यानी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल की ओर से सुप्रीम कोर्ट के अंदर हस्तक्षेप करने के लिए याचिका दायर की गई है और सुप्रीम कोर्ट से आज्ञा मांगी गई है। दरअसल दोस्तों नागरिकता संशोधन कानून को लेकर इससे पहले भी यूनाइटेड नेशन के UNHRC की ओर से बयान दिया गया था और इसी सिलसिले में ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है। हालांकि भारत सरकार ने इस पर अपना जवाब देते हुए कहा कि ये पूरी तरह से भारत का आंतरिक मसला है और संप्रभुत्ता को देखते हुए भारत सरकार इस तरह के किसी भी कृत्य का विरोध करती है। और एक और अपडेट सामने आया है जहां पर दोस्तों ईरान के विदेश मंत्री ने दिल्ली हिंसा पर टिप्पणी की थी, तो भारत के अंदर ईरान के राजदूत को सरकार की ओर से तलब किया गया है। ईरान के विदेश मंत्री जवाद जरीफ ने सोमवार को एक ट्वीट करते हुए कहा था कि भारतीय मुस्लिमों के खिलाफ संगठित रूप से हिंसा हो रही है और ईरान इसकी भर्त्सना करता है। इस मामले को लेकर भारत ने राजदूत को तलब कर लिया है और ईरान से इस मामले पर दखल देने को लेकर अपनी नाराजगी जताते हुए कहा कि यह भारत का आंतरिक मसला है, इस पर इस तरह की टिप्पणी आगे नहीं आनी चाहिए। और एक और जानकारी है जहां पर दोस्तों शिवसेना के सांसद संजय राउत ने कहा कि अमित शाह के इस्तीफे की मांग करना विपक्ष का अधिकार है, संसद में आकर जवाब देना चाहिए गृह मंत्री अमित शाह को। हम आपको बता दें कि लगातार 3 दिन तक लोकसभा के अंदर कार्रवाई ठप रही है और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि दिल्ली हिंसा के मामले को लेकर विपक्ष चाहता है कि गृह मंत्री अमित शाह अपना इस्तीफा दे, लेकिन अभी तक गृह मंत्री अमित शाह की ओर से ऐसी कोई ठोस जानकारी नहीं आई है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी पहले ही कह चुकी है कि वह अपने मसले को लेकर बैकफुट पर नहीं जाएगी और शिवसेना भी कहीं न कहीं समर्थन करते हुए विपक्ष का दिखाई दे रही है। एक और जानकारी है जहां पर बीजेपी के नेता ने CAA का विरोध करने वाले स्वतंत्रता सेनानी को कहा पाकिस्तान का एजेंट, तो विपक्ष ने विधानसभा के अंदर जबरदस्त हंगामा किया है। दरअसल दोस्तों HS दुर्रई स्वामी नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में होने वाले प्रदर्शन में जाना माना चेहरा रहे हैं, खुलकर केंद्र सरकार की भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हमेशा से आलोचना करते रहे हैं। और ऐसे में ये जानकारी आई है जहां पर बीजेपी के नेता की ओर से उनको पाकिस्तानी एजेंट बताए जाने के बाद कांग्रेस पार्टी के नेता सिद्धरमैया के नेतृत्व में कर्नाटका विधानसभा में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला, जहां पर कर्नाटका के अंदर कांग्रेस पार्टी ने इस मसले को उठाते हुए भारतीय जनता पार्टी से माफी की मांग की है और विधायक को सस्पेंड करने के लिए भी कहा है। एक और जानकारी है जहां पर दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को झटका लगा है और नागपुर की अदालत में चलता रहेगा उनका ट्रायल। हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के चुनावी हलफनामे से जुड़े हुए मामले को लेकर झटका दिया है। 2019 के अंदर गलत जानकारी देने के मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आपका ट्रायल नागपुर की अदालत में चल रहा है वो बदस्तूर जारी रहेगा। एक और जानकारी है जहां पर दिल्ली के अंदर कोरोना वायरस का पहला केस सामने आया है। हेल्पलाइन नंबर और लक्षण संबंधित कई जानकारियों के साथ सरकार की ओर से गाइडलाइंस भी जारी किए गए हैं। देश के अंदर 2 नए मामले दर्ज होने को लेकर हेल्थ मिनिस्ट्री ने दिल्ली और तेलंगाना के अंदर कोरोना वायरस बीमारी के लिए एक पॉजिटिव मामले की जानकारी दी है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि कोरोना वायरस का जो एक केस दिल्ली के अंदर और एक तेलंगाना में मिला है, जिसके बाद इटली और दुबई की यात्रा से जो लोग आए हैं उनके ऊपर विशेष रूप से निगरानी रखी जा रही है। हम आपको बता दें कि भारत के अंदर कोरोना वायरस के 5 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं और ऐसे में स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से भी गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें कई सारी सावधानी बरतने को कहा गया है। और इसी के साथ एक और जानकारी आ रही है जहां पर दोस्तों मध्य प्रदेश के अंदर दिग्विजय सिंह का बड़ा ऐलान, कहा सपा बसपा विधायकों को तोड़ने के लिए बीजेपी लगातार प्रयास कर रही है। हम आपको बता दें कि
मध्य प्रदेश के अंदर अब राज्यसभा की सीटों पर चुनाव होने वाला है, जिसमें एक सीट ऐसी है जहां कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच में सीधा मुकाबला है, यानी कोई भी इस सीट को जीत सकता है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि सपा बसपा के विधायकों को तोड़ने की लगातार कोशिशें की जा रही है। एक और जानकारी है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोशल मीडिया छोड़ने के बयान को लेकर एनसीपी का तंज। एनसीपी के प्रमुख ने कहा कि मोदी भक्त अगर सोशल मीडिया छोड़ देंगे तो देश ऐसे ही शांत हो जाएगा। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोशल मीडिया छोड़ने वाले खबर को लेकर ये जानकारी सामने आई है, जहां पर तंज कसते हुए और साफ तौर पर मोदी भक्तों को ये राय देते हुए कि वह सोशल मीडिया का इस्तेमाल ना करे दिखाई देने लगे हैं एनसीपी के प्रमुख। और उनकी बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। एक और जानकारी है जहां पर दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए पहुंचे केजरीवाल। कहा पुलिस मुस्तैदी से काम करती तो हालात नहीं बिगड़ते। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने संसद भवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। दोनों नेताओं ने कुछ देर बैठक करके बातचीत की है। और ऐसे में एक और जानकारी आ रही है जहां पर कोरोना वायरस की वजह से इटली, ईरान, दक्षिण कोरिया, जापान के नागरिकों के वीजा पर रोक भी लगा दी गई है। और एक और अपडेट है जहां पर मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ ने कहा कि विधायकों की खरीद फरोख्त के दावे पर बोले कमलनाथ। कहा मैंने नेताओं से कहा है कि फोकट में पैसा मिल रहा है तो ले लेना। मध्य प्रदेश के अंदर लगातार विधायकों की खरीद फरोख्त का दौर जारी है। और ऐसे में एक और जानकारी सामने आई है जहां पर लोकसभा के अंदर कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी ने जवाब देते हुए कहा कि आखिरकार उनके नेताओं को दिल्ली हिंसा के मामले को लेकर और खुद गृह मंत्री को जवाब देना होगा। और जब तक गृह मंत्री इस पर जवाब नहीं देंगे तब तक हम चुप नहीं बैठने वाले हैं। हम आपको बता दें कि अधीर रंजन चौधरी ने इस दौरान उनके घर पर हुए तोड़फोड़ की बात भी कही है और कहा है कि उनके घर पर कई लोगों ने हमला किया है और कुछ फाइलें लूट कर ले गए हैं। ऐसे में एक और अपडेट सामने आ रही है जहां पर कोरोना वायरस के मामले को लेकर सरकार की ओर से कुछ एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें सबसे पहले लगातार हाथ धोने के लिए कहा जा रहा है और इसी के साथ सामाजिक डिस्टेंस बनाने के लिए भी कहा गया है सरकार की ओर से, और इधर उधर छूने से भी मना किया गया है। हम आपको बता दें कि इस तरह से कई और एडवाइजरी नोवल कोरोना वायरस के लिए सरकार की ओर से जारी की गई है। और हम आपको बता दें कि इसी के साथ एक ईमेल एड्रेस और सरकार ने कंट्रोल रूम नंबर भी दिया है, जिसके अंदर किसी भी तरह के इन लक्षणों से शक होते ही इन टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और एक और अपडेट है जहां पर दोस्तों जम्मू कश्मीर के अंदर भी डॉक्टरों की टीम तैनात की गई है और कई जगह प्रशासन ने अलर्ट भी भेजा है। एक और अपडेट है जहां पर देश के अंदर कोरोना वायरस के कंफर्म केस आने के बाद राहुल गांधी ने मोदी सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि प्रधानमंत्री इस तरह के बयान देने से बचे, जहां पर बीते दिन प्रधानमंत्री कह रहे थे कि वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करने की सोच रहे हैं। इस पर राहुल गांधी ने तंज कसते हुए कहा कि देश के अंदर कोरोना वायरस जैसी एक बड़ी समस्या है, लेकिन प्रधानमंत्री अभी भी ट्विटर पर इस तरह के बयान दे रहे हैं, जबकि उनका सारा फोकस अभी इस बीमारी से लड़ने के लिए होना चाहिए। और एक और जानकारी है जहां पर दोस्तों एक बार फिर से शाहीन बाग पहुंचे हैं संजय हेगड़े और साधना रामचंद्रन प्रदर्शन पर बैठे लोगों से बातचीत लगातार कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि एक और जानकारी सामने आ रही है जहां पर राहुल गांधी के इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोई भी रिस्पांस सामने नहीं आया है। जो भी अपडेट सामने आती रहेगी हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।